का अनुभव कभी नहीं हुआ। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति की है, सभी स्टेज से होते हुए वो गुजर चुके हैं और यहां तक वो पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का एक ईमानदार सिपाही हूं और कमांडर के आदेश पर जो काम मुझे मिलता है उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करता हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विजय सिन्हा को कभी दर्द नहीं होता। दर्द कैसा होता है? हम तो बेदर्द हैं, दर्द का कभी अनुभव ही नहीं हुआ, क्योंकि जब से जन्म लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि छात्र संघ में, पॉलिटेक्निक छात्र संघ का मैंने राजनीति किया, डिग्री डिप्लोमा बेरोजगार इंजीनियर संघ का मैंने राजनीति किया, विद्यार्थी परिषद से लेकर के आज युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, सब जगह से गुजरे हैं। तो दर्द उसको नहीं कहते हैं। लोगों ने, कुछ लोग गलत ढंग से इसको ट्वीट करने का प्रयास किया। और दर्द, विजय सिन्हा को दर्द किस चीज का? भारतीय जनता पार्टी का कल भी सिपाही था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। और कमांडर जो भी आदेश देते हैं, जो भी जिम्मेवारी देते हैं, पूरी ईमानदारी तन्मयता के साथ मैं उसको पूरा करने का प्रयास करता हूं। एक पार्टी का सिपाही कहां पर ड्यूटी लगता है इसके चक्कर में नहीं रहता है। ड्यूटी ईमानदारी से हो, जनता के सेवक के भाव से काम करें। जब मेरा प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है तो हम लोग तो एक सेवक के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे ही। तो दरभंगा में ईद उल अजहा की नमाज के बाद एक अनोखी और सकारात्मक तस्वीर सामने आई। ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम नमाजियों ने हाथों में तख्तियां लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और बीफ के निर्यात को बंद करने की मांग की। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। जन स्वराज के नेता डॉक्टर शोएब अहमद खान के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन ने सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान का संदेश दिया है। नमाजियों ने कहा कि देश में रहने वाले सभी समुदायों की आस्था का सम्मान हम सब की जिम्मेदारी है। और ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों में गाय और बकरीद को लेकर तनाव की खबरें सामने आ रही हैं, तो दरभंगा से आई ये तस्वीर भाईचारे और एकता की मिसाल बनकर उभरी है। का मुतालबा भारत सरकार, बिहार सरकार से है, क्योंकि गाय के नाम पर जो गंदी सियासत हो रही है और मुसलमानों को जहां तहां मारा जा रहा है। तो मैं और पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से स्लॉटर हाउस चल रहा है और रोज लाखों लाख गाय को काट करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त में इन लोगों की जो आस्था है वो आहत नहीं होती है। तो आज ये मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। तो वहीं मुजफ्फरपुर में भी बकरीद के मौके पर नमाजियों ने नमाज अदा की और इस दौरान आरजेडी के मुस्लिम एमएलसी और युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी सोहेब ने एक बड़ा बयान दिया। कारी सोहेब ने नमाज अदा करने के बाद केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर दी। गाय की कुर्बानी को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच एमएलसी ने कहा कि सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना होगा, अन्यथा हम आंदोलन इसे लेकर करेंगे। वहीं राजद एमएलसी ने यह भी कहा कि जितने बीफ एक्सपोर्ट्स फैक्ट्रियां इस वक्त चल रही हैं उसे तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। सारे हिंदुस्तान वासी चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सिर्फ हमारी नहीं पूरे देशवासियों के एक आवाज निकल रही है, अविलंब जितना जल्दी हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो करना होगा। बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए हमारे साथ, हम सब लोग मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहता है, गाय को माता मानता है, गाय को अगर चाहता है कि उसके साथ जुल्म नहीं हो, बताइए राजस्थान में 500 गाय मर गई, कोई देखने वाला है?
विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर कहिए, आज उनकी 143वीं जयंती है और इस मौके पर बिहार विधान परिषद के उपसभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें उनकी जीवनी पर आधारित एक किताब का विमोचन हुआ। इस किताब का नाम है वीर सावरकर की जीवनी, जिसे अजय कुमार सिन्हा और संजय सिन्हा ने लिखा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस किताब का लोकार्पण किया और इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी मौजूद रहे। सीएम सम्राट चौधरी ने वीर सावरकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारी पार्टी तो स्पष्ट तौर पर जब भारत निर्माण की बात आती है, चाहे इमरजेंसी का दौर रहा हो, आपातकाल का दौर रहा हो, और इस देश में जब कांग्रेसवाद के खिलाफ लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित करने की बात रही, क्योंकि तब के प्रधानमंत्री इसलिए सत्ता में बैठे थे कि वो कहते थे कि हमने देश को आजाद कराया, और देश लगभग 20 वर्षों में ही पूरे देश के लोग तंग और तबाह हो गए। और जिस तरह इमरजेंसी लगाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और भारतीय जनसंघ के लोगों ने पहले यही कहा कि हमारे लिए पहले राष्ट्र है, तब हमारी पार्टी है, तो अपने आप को जनता पार्टी के अंदर विलीन भी करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भारत में पहले भारत को बचाना है, तब फिर पार्टी को बचाना है और तब फिर व्यक्ति को बचाना है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से, जहां ट्रेन में आग लग गई है। उधना एक्सप्रेस की बोगी में यह आग लगी है और बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मधुबनी स्टेशन पर यह आग लगी और अचानक आग की सूचना जैसे मिलती है, अग्निशमन की गाड़ियां सुरक्षा कर्मियों के साथ अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। आग को फैलने से रोकते हुए आग बुझा दी गई। सूचना पाकर समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा भी मधुबनी पर यहां बोगी का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी लेते हुए नजर आए। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए अचानक से ट्रेन की जो बोगी है वो आग के गोले में तब्दील हो गई। उधना एक्सप्रेस की ये बोगी बताई जाती है, हालांकि आग किन वजहों से लगी इसका खुलासा नहीं हुआ। तो मधुबनी स्टेशन पर ये हादसा हुआ, हालांकि अब इसकी जांच होगी। तमाम जो आला अधिकारी हैं रेलवे से जुड़े हुए वो भी इसे लेकर अब जानकारी ले रहे हैं। उधना एक्सप्रेस की बोगी में आग लगने के बाद उसका मुआयना करते हुए, निरीक्षण करते हुए यहां पर आपको आला अधिकारी नजर आ रहे होंगे। और संवाददाता विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, क्या जानकारी मिल रही है? कोई रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक बयान कि आखिर आग ये लगी कैसे? जी बता दूं कि रेलवे की तरफ से जो समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश हैं, उन्होंने खुद से मधुबनी स्टेशन पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और जो आग लगने की वजह है बोगियों में उसकी जानकारी पत्रकारों से भी साझा किया है। लेकिन अभी प्रारंभिक जांच में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि कारण क्या था और कैसे ये आग भड़की इतनी। लेकिन जो स्टेशन पर आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा, लेकिन आग पर काबू पाने के बाद लोग कर्मियों में भी जो कहें इस तरह से तो कोई हताहत नहीं है और आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आग लगने के पीछे कारण क्या है इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक न कर्मी बता पा रहे हैं और न ही अधिकारी। जांच की बात कर अभी जांच करने के लिए जो टीम पहुंची उनमें कौन कौन से अधिकारी हैं? जी बता दूं कि ये चूंकि समस्तीपुर डीआरएम अंतर्गत ये आता है स्टेशन, इसके जैसे ही सूचना डीआरएम तक पहुंची, खुद डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा भी मधुबनी पहुंचे हैं और खुद से निरीक्षण किया। उनके साथ जो उनके अधिकारी हैं साथ में हैं। बिल्कुल, और निरीक्षण के बाद अब रिपोर्ट भी तैयार होगी और किस वजह से आग लगी इसकी जानकारी भी संभवतः सामने आ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस जानकारी के लिए। क्या कारण है, क्यों आग लगी, इसके लिए हम लोग को वेट करेंगे। सभी जांच अधिकारी
उनके क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। असामाजिक तत्वों का भी हरकत हो सकता है क्या? देखिए, कोई चीज़ की ना हम नकार सकते हैं ना उसके प्रति कुछ बोल सकते हैं। किसी प्रकार की टिप्पणी देना अभी समीचीन नहीं होगा। बिहार में लोगों की सुरक्षा के लिए सिर्फ शहरों की ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी नहीं की जा रही, बल्कि अब थानों में पुलिसकर्मियों पर भी तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है। कौन पुलिसकर्मी किस थाने में क्या कर रहा है, थाने में कौन आ रहा है, क्या वो कर रहा है, और इसके साथ ही साथ पुलिस का व्यवहार किस तरीके से है, वो कहीं हाजत में किसी आरोपी को टॉर्चर तो नहीं कर रहे, ये सभी चीजों पर अब सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। और इसकी मॉनिटरिंग सीधे पुलिस मुख्यालय से हो रही है, क्योंकि सम्राट सरकार में बिहार पुलिस के काम करने का तौर तरीका बदलने लगा है। अब बिहार मुख्यालय शहर में लगे एआई आधारित सीसीटीवी के जरिए सिर्फ अपराधियों पर नहीं, सभी थानों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। सीआरबी के एडीजी हैं अजीताभ कुमार। उनकी माने तो पटना समेत बिहार के 1212 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हर थाने में 12 से 14 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बाकी बचे थानों में भी बहुत जल्द कैमरे लगाए जाएंगे। थानों में सीसीटीवी लगी हुई, तो हम लोग ने अभी 1212 थानों में सीसीटीवी लग चुके, कुछ बचे हुए हैं। सब जगह सीसीटीवी लगेगी, सो दैट थाने क्या कर रहे हैं वो बिल्कुल सीसीटीवी में सबको दिखेगा, वो रिकॉर्ड रहेगा। कभी किसी को जरूरत पड़ेगी, कब कौन व्यक्ति कब थाने में आया, क्या हुआ थाने में, वो बिल्कुल देख सब है। तो वो भी जो कुछ बचे हुए थाने में वो काम हम शीघ्र पूरा कर लें। 1212 थाने में हो चुका है। एक एक थाने में 4-4, 5-5 कैमरे। और सबसे इंपॉर्टेंट हाजत में लगाना। हाजत में किस कैदी को आप लाए, क्या आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया, ये सब नॉर्मल जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड डायरेक्शंस हैं उनके तहत किया जाए। तो एक नहीं, एसएचओ पर तो रहा है, ये हाजत पर, परिसर पर, सब जगह कैमरे लगे। बिहार में सरकार बनने के साथ ही जो है वो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने को लेकर के लगातार नए नए कदम जो है उठाए जा रहे हैं पुलिस मुख्यालय के स्तर से। और अब बताते चले कि सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं बल्कि जो थाने में तैनात पुलिसकर्मी हैं, थानाध्यक्ष हैं, उन पर भी नजर रखने का काम जो है वो सीसीटीवी के माध्यम से किया जाएगा। और पटना के लगभग सभी थानों में, या फिर यूं कहें कि बिहार के सभी थानों में जो है सीसीटीवी लगाने का काम शुरू हो गया है। एक तरफ जहां एआई जनरेट जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो पटना शहर में 44 कैमरे लगाए गए हैं, जिसके संदर्भ में पिछले ही कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बताया था कि पूरे शहर पे जो है सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। एआई जनरेट कैमरा जो है वो शहर में काम कर रहा है। और अब थानों की भी अगर हम बात करें तो थानों में भी जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पे जो पुलिसकर्मी हैं उनकी गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है। एसएचओ के जो कार्यशैली है उस पर भी नजर रखी जा रही है। तो ये देखिए शास्त्री नगर थाने की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी जगह जगह जो है आपको सीसीटीवी कैमरा दिख रहा होगा और इन कैमरों के जरिए थाने की पूरे तौर पे जो गतिविधि है उस पर नजर रखी जा रही है। तो साफ तौर पे कहा जाए तो एक तरफ जहां अपराधियों पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, वहीं पे जो पुलिसकर्मी हैं उन पर भी जो पुलिस मुख्यालय है इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है वो अपनी पैनी नजर रखे हुए है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विजय सिन्हा की मुलाकात होती हुई 7LKM में इस वक्त ये मुलाकात चल रही है। कृषि मंत्री विजय सिन्हा की ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि मंत्री बनने के बाद दिल्ली पहुंचे हुए हैं विजय सिन्हा। और बतौर कृषि मंत्री विजय सिन्हा की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त चलती हुई 7LKM में इस वक्त उनकी मौजूदगी। दरअसल विजय सिन्हा देश भर के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं, जहां वे केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने बिहार की बात रखने वाले हैं और बिहार के लिए विशेष मांग भी उनकी तरफ से संभवतः रखी जाएगी। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार जहां की 76% आबादी ही कृषि पर निर्भर हो, वहां कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशेष मदद की जरूरत है। बिहार के अंदर दूसरे राज्य जो डेवलप राज्य हैं, बिहार के अंदर एग्रीकल्चर पर आधारित कृषि प्रधान राज्य होने के नाते
भारत सरकार के द्वारा जो अनुदान या जो सुविधा दी जाती है वो उस स्टेट के लिए विशेष तौर पर अलग भाव में देना पड़ेगा, क्योंकि जो बेटा आगे निकल गया, जो बेटा पीछे रह गया, उसको तो विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। और वो सुविधा में हमारा एग्रीकल्चर में किसान अच्छे काम कर रहे हैं, उसके प्रशिक्षण में ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। अब भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि लोग पहले अपना इन्वेस्ट करते हैं तब उनका अनुदान आता है। हमारा किसान इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। हमने जो फील किया, जो अनुभव किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले राजस्व भूमि सुधार के पहले हम कृषि में भी 3-4 महीना रहे थे, तो बहुत सारे अनुभव को हम लोग जमीन पर उतार करके उसको लाभ मिले और सकारात्मक पहल वातावरण बनाएं, ये हमारा प्रयास है। और बिहार में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाली एजेंसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की जाल में एक बड़ी मछली फंसी है। कल करीब 11 घंटे की छापेमारी के बाद एसवीयू ने ठेकेदार ऋषु श्री को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषु श्री की गिरफ्तारी विभागीय टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। पटना के मीठापुर स्थित ऋषु श्री के फ्लैट में एसवीयू ने छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों के हीरे, जेवरात, लाखों रुपए कैश और 61 जमीन के डीड बरामद किए गए। देर रात ऋषु श्री को एसवीयू ने फ्लैट से मिले साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ के लिए उठाया और फिर गिरफ्तार किया गया है। पटना से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने, जहां पर छापेमारी में फ्लैट से कीमती जेवरात, 61 जमीन के डीड की बरामदगी के बाद ऋषु श्री की गिरफ्तारी की गई है। बंगाल सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम में जुट गई और इसका असर अब बिहार के सीमांचल के इलाके में भी साफ नजर आता है। सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में कोई बांग्लादेशी नागरिक की पहचान नहीं हुई है, लेकिन अब बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी सामने आने के बाद सरकार उन्हें अपने राज्य बंगाल के साथ साथ देश से निकालने की तैयारी में। और ऐसे में बिहार के सीमांचल के इलाके के लोग इस बात से सहमे हुए कि कहीं बंगाल और बांग्लादेश सीमा से सटे इस इलाके में बांग्लादेशी नागरिक चोरी छिपे सीमांचल में शरण ना ले लें। घुसपैठियों को बाहर निकलने के फरमान के बाद सीमांचल के इलाके में भी एक बड़ी चर्चा है। ये बिहार के सीमांचल के इलाके के महत्वपूर्ण जंक्शन कटिहार है और कटिहार के रेल सीमा बांग्लादेश बॉर्डर से भी सटा हुआ है और इसके ठीक बगल में बंगाल राज्य के कई महत्वपूर्ण जिला है, इसीलिए ये सेंसिटिव जोन में गिना जाता है और निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसी इसको लेकर अलर्ट मोड पर। इस इलाके में यही असर हो सकता है कि बंगाल से जितना भी लोग को खदेड़ा जा रहा है, आने वाला कल में वो लोग हो सकता है प्लान हमारे बिहार के और करें। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से निवेदन करना चाहेंगे कि कड़ी सुरक्षा बिहार पे भी रखे और ध्यान रखें कि बिहार का बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर बांग्लादेश की अगर नहीं लौटेंगे तो ये सीमावर्ती इलाका है, ये बंगाल से भी सटा हुआ इलाका और बांग्लादेश से भी सटा हुआ इलाका है, यहाँ आ सकते हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से निवेदन करना चाहेंगे, जिस तरह बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट रणनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को उसके देश वापस भेज रहा है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होल्डिंग सेंटर बनाया जाए। सुरक्षा को लेके कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया इन सब जिलों में बहुत मुस्तैदी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी डिपोर्ट होंगे वो अगर उनका डिपोर्शन नहीं हो पाता है। बिहार में जो है आपका जितना भी अररिया, सुपौल, किशनगंज सभी जगह जो है बंगाल से भी सटे हुए और बांग्लादेश से भी सटे हुए, तो यहाँ पे जो है कि पहली बात की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना चाहिए और हम श्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो है हमारे, उससे निवेदन करते हैं जो जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है जो बांग्लादेश और बंगाल से सटे हुए, वहाँ पे कड़ा सुरक्षा किया जाए। सीमांचल का यह इलाका है, आपको एक बार फिर दिखाते हैं, कटिहार जो है महत्वपूर्ण जंक्शन है, इसका एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश बॉर्डर से भी सटा हुआ है, साथ ही बंगाल के जिले के कई जो जिला से सटा हुआ है। ऐसे में लोग चाहते हैं खासकर सीमांचल के इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की
नजर और पैनी हो, ताकि जो बांग्लादेशी नागरिक को बंगाल से बाहर भेजा जा रहा है वो किसी भी तरह से इस सीमांचल के इन जिलों में ना आ सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार के नन्हेलाल वैभव सूर्यवंशी ने अपने धमाल से कई विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि पूरी दुनिया में उनकी चर्चा शुरू हो गई। हर कोई सिर्फ और सिर्फ इस सबसे युवा और चमकते सितारे की तारीफ करता नजर आ रहा है। जगत का न्यू 6 मशीन, ताजपुर का रिकॉर्ड मेकर सूर्यवंशी, बिहार का लाल, गजब का कमाल, वंडर बॉय ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारत के क्रिकेट इतिहास में एक नया सितारा चमक रहा है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। मात्र 15 साल की उम्र में यह बिहार का लाल आईपीएल में धमाल मचा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है और देश का गर्व बन रहा है। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में जन्मे वैभव ने सिर्फ 4 साल की उम्र में क्रिकेट की बॉल थाम ली। 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू कर वे भारत के सबसे युवा प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बन गए। वैभव सूर्यवंशी ने एसआरएच के खिलाफ आईपीएल 2026 एलिमिनेटर में 29 गेंदों पर 97 रन ठोककर इतिहास रच दिया। उन्होंने 12 छक्कों के दम पर क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। हालांकि वह आईपीएल का सबसे तेज शतक लगाने से सिर्फ एक शॉट दूर रह गए। वैभव और उसके पूरे परिवार को इस शानदार कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई। अब तो उसके घर का ननिहाल में भी खुशी का माहौल होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जब कोई बच्चा इतनी मेहनत करके एक के बाद एक क्रिकेट के सुपरस्टार रह चुके खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना नाम दर्ज करा रहा हो, तो पूरे परिवार रिश्तेदारों का भी सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। क्रिकेट में इस तरह का लगातार प्रदर्शन के लिए गजब के अनुशासन, कड़ी मेहनत और फोकस की जरूरत होती है। उसके भीतर एक बेहतरीन खिलाड़ी छुपा हुआ है जो आगे एक के बाद एक सामने आएगा और लोग उसे बधाई देने में जुटे रहेंगे। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने 13 साल की उम्र में उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। आईपीएल का सबसे युवा शाइनिंग 2025 डेब्यू करते ही उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों पर शतक जड़ दिया। वे पुरुष टी20 क्रिकेट के सबसे युवा शतकवीर बन गए। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं उनके कारनामे पर। वैभव सूर्यवंशी के कारनामे। अंडर 19 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अंडर 19 में 175 रनों की तूफानी पारी। अंडर 19 फाइनल में सबसे तेज शतक। सबसे युवा आईपीएल प्लेयर, सबसे युवा टी20 शतकवीर। वैभव ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़ा। प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक। 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। एक सीजन में सबसे ज्यादा 65 छक्के लगाने का रिकॉर्ड। एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने का कमाल। वैभव की सबसे बड़ी खासियत है खूबसूरत स्ट्रोक प्ले के साथ बिना रुके आक्रमण। गेंद उनके पल्ले से छक्कों की बारिश करती है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भ्रष्ट घूसखोरों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की 2 टूक, जिसमें भ्रष्टाचार जो करेगा वो बेऊर जेल उसे जाना होगा। ये बड़ा बयान एक बार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से। भ्रष्ट और घूसखोरों को लेकर 48 घंटे में जवाब देगी बिहार पुलिस। और बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार चलती हुई। कल ही ठेकेदार ऋषु श्री के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी, गिरफ्तारी हुई और अब इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान। चिपका रहेगा तो कभी बिहार की समृद्धि नहीं आएगी। जाति से बाहर आना होगा, जमात के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और बिहार की चिंता करनी होगी। अपराधी किसी भी जात का हो, वो अपराध करेगा
तो उसको 48 घंटे में बिहार की पुलिस उसको जवाब देने का काम करेगी साहब। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है वीर सावरकर। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में